अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लेक्चर 43 कैफ 1 का स्टार्ट हो गया है। आज फ़िज़िकल क्लास जैसा कि आपको पता है नहीं है, तो अब ज़ाहिर सी बात है हम इसको रोक तो सकते नहीं हैं, क्योंकि ये पास्ट ट्रेंड रहा है आई कैफ का कि हालात जो मर्ज़ी होते रहें, जिस मर्ज़ी वजह से छुट्टियाँ होती रहें। आई कैफ के एग्ज़ाम भी अपने टाइम पे ही होते हैं और उनका लेवल भी अपना ही रहता है। तो हमारे पास टाइम जो है वो एक लिमिटेशन है बेटा, तो हम उसको कोशिश करते हैं कि जितना हो सके बचा लें। आज के लेक्चर के अंदर मेरी कोशिश ये है कि आप लोगों को कोई भी ऐसी चीज़ ना पढ़ाई जाए जिसका पिछले लेक्चर से कोई ताल्लुक़ हो जो कल किया है, या जिसका अगले लेक्चर से ताल्लुक़ हो जो कल अल्लाह खैर करे अच्छे हालात बेहतर हालात हो जाएं और आप लोग कल फ़िज़िकल क्लास में आ जाएं तो उसके साथ ताल्लुक़ हो। तो आज के लेक्चर में तो मैं ये चीज़ इंश्योर कर सकता हूँ, लेकिन अगर खुदा न खास्ता कल भी ये क्लासेस को ऑफ़ ही रखते हैं, फ़िज़िकल क्लास ऑन नहीं होती, तो फिर मुझे मजबूरी के अंदर जो कॉन्टीन्यूटी में चल रहा है काम वो करना पड़ेगा। आज इस लेक्चर 43 को मैं 2 पार्ट्स के अंदर बाँट लूँगा, ठीक है जी। पार्ट 1 के अंदर मैं आपको 1-2 पिछले टेस्ट के 2 एमसीक्यूज़ हैं वो रहते हैं वो करवाऊँगा, यानी कि टेस्ट नंबर 5। टेस्ट नंबर 4 तक आई थिंक हमारी डिस्कशन हो चुकी है, इसको देख लेते हैं। टेस्ट 4 ये हमने सॉल्व कर लिया था, ठीक है जी। इसके पहले टेस्ट 3 है, इसके एमसीक्यूज़ समेत इसका सवाल हो चुका है। टेस्ट 2 भी हमारा जो है वो डिस्कस्ड है, ठीक है जी। ये एमसीक्यूज़ भी मैंने आपको करवा दिए थे। टेस्ट 5 हमारा डिस्कस होने से रहता है। इस टेस्ट 5 को मैं कोशिश करके 10-1 मिनट में डिस्कस करता हूँ और उसके बाद फिर आपका जो स्टार्ट होगा पार्ट 1, उसके अंदर आप लोगों के ये क्वेश्चंस हैं जो मैंने आपको करवाने थे बट नहीं करवाए थे, क्योंकि वो अभी तक इस्तेमाल नहीं हुआ है इस 23 में, जैसे आपने देखा ना। अभी आने वाले 1-2 दिन में इस्तेमाल होंगे, थोड़ा बहुत इनका टच जो है वो। वैसे भी ये इंट्रो है, ये R1 नहीं है। R1 में जो सवाल होने हैं पास्ट पेपर को मैंने खुद ही करवाने, ठीक है। तो ये एक ऐसा पोर्शन मेरे सामने था जिसको मैंने लास्ट सेशन में कुछ 4 से 5 लेक्चर्स में 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा ऐसे करके ना काफ़ी सारे लेक्चर्स के अंदर बांट के करवाया था, जैसे जैसे टाइम मिलता रहा था। तो पार्ट 1 के अंदर ये 22A नहीं होगा, ये बहुत ही सिंपल था, ये फिर मैं किसी वक्त खुद ही करवा दूंगा जो लिख दिया था। तो 22 और 23 ऑलमोस्ट ये सवाल जो हैं ये तकरीबन पार्ट 1 में होंगे। उसके बाद पार्ट 2 इसी लेक्चर का जो स्टार्ट होगा उसके अंदर फिर 24 25 ये क्वेश्चंस होते हुए नज़र आ रहे होंगे आपको, ठीक है। तो बहरहाल ये 4 सवाल 22, 23, 24, 25 और टेस्ट नंबर 5 की डिस्कशन ये मैं आपके साथ अभी जो है वो शेयर कर रहा हूँ। पार्ट 1 में टेस्ट 5 की डिस्कशन होगी और उसके बाद फिर बाकी का पार्ट 1 और पार्ट 2 ये मैं दो पार्ट इसलिए बना दूंगा ताकि आपकी फ़ाइल बहुत हैवी ना हो, डाउनलोडिंग में ईजी रहे, थोड़ा सा जो है वो जो ऑनलाइन वाले बच्चे होते हैं उनके लिए मसला होता है, ठीक है। तो टेस्ट 5 की डिस्कशन से बात शुरू कर रहे हैं जी। अच्छा जी, सबसे पहले टेस्ट 5 की अगर बात करें तो टेस्ट 5 का जो क्वेश्चन नंबर 1 था ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। उन्होंने कहा जी कैरिंग अमाउंट प्लांट की निकाल दें 31 मार्च 22 पे, ठीक है जी। मेरे पास बस एक टी है जो कैलकुलेशन करके देंगे। तो बेटा देखें, असल में पुराने लेक्चर्स देने की वजह सिर्फ ये होती है, पिछले सेशन के रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे ये 22, ये जो सवाल नंबर 22, 23, 24 ये जो मैंने आपको बताया ना ये वाले सवाल हैं, ये सवाल नंबर 22, 23, 24, 25 जो हैं ये लास्ट सेशन के रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे जो मुख्तलिफ लेक्चर्स से तोड़ तोड़ के मैंने इकट्ठे करके एक लेक्चर बनाया। उसकी वजह ये है कि अकाउंटिंग के अंदर ऑडियंस के बगैर वो क्वालिटी लेक्चर्स में आ ही नहीं सकती है। सिर्फ कैमरे को तो सब समझ आ रही होती है, तो वो इफ़ेक्टिवली फिर मैं वैसे पढ़ा नहीं सकूँगा। तो इसलिए ये दुआ करते हुए कि ये एक ही दिन हो जिसमें हम फिज़िकली नहीं मिल पा रहे हैं, मैं एक चीज़ जो है वो अनरिलेटेड सी रूटीन के लेक्चर से वो आपको अवेलेबल कर रहा हूँ। और अगर खुदा न खास्ता ये प्रोलॉन्ग होता है मामला तो फिर हो सकता है हमें कॉन्टीन्यूटी के अंदर इन्हीं लेक्चर से गुजारा करना पड़ेगा, ठीक है। बहरहाल बात शुरू करते हैं जी टेस्ट नंबर 5 की डिस्कशन से। तो कैरिंग अमाउंट यानी बुक वैल्यू निकालनी 31 मार्च 22 पे। टेलीपैथ एक्वायर्ड एन आइटम ऑफ प्लांट एट अ कॉस्ट ऑफ 800 ऑन 1 अप्रैल 20, यानी 31 मार्च जो है वो ईयर एंड है। तो 1 अप्रैल 20 से 31 मार्च 21 और 31 मार्च 22 यानी कि दूसरे साल के एंड पे बुक वैल्यू मांगी गई है, जो कि यूज़ हो रहा है टू प्रोड्यूस पैकेज फार्मास्यूटिकल पिल्स। उनकी को प्रोडक्ट बना रहा है। द प्लांट हैज़ एन एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू ऑफ 50,000 एंड एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ 5 ईयर्स, नाइदर ऑफ विच हैज़ चेंज। ये दोनों चेंज नहीं हुए, यानी कोई चेंज इन एस्टिमेट नहीं है। टेलीपैथ यूजेस स्ट्रेट लाइन एडेप्शन ऑन 31 मार्च 22,
2 साल के एंड पर Telepath was informed by a major customer who buys product produced by plant that it would no longer be placing orders with Telepath। हमारा एक मेजर कस्टमर भाग रहा है, तो इसका मतलब हमारे रेवेन्यूज जो हैं उनके अंदर कमी आने का चांस है। ठीक है, अगर अब ये चल जाए, ये भी चार्जिंग का कह रहा है, खैर चलें। इवन बिफोर, बस 10 से 15 मिनट की रिकॉर्डिंग है, उसके बाद फिर मैं अगली जो है वो रिकॉर्डिंग अटैच कर दूंगा। ठीक है जी। इवन बिफोर दिस इन्फॉर्मेशन वॉज नोन टेलीपैथ हैव बीन हैविंग डिफिकल्टी फाइंडिंग वर्क फॉर दिस प्लांट। It now estimates that net cash inflows earned from plant for the next 3 years will be, इसका मतलब वो जो ओरिजिनल लाइफ 5 साल थी जिसमें से 2 गुजर चुके थे, अभी 3 साल जो रिमेनिंग थे उसके उन्होंने कैश फ्लोज, नेट कैश फ्लोज दे दिए। ठीक है, अब 31 मार्च 2025 की बात कर रहा है, ये तो 1 अप्रैल 20 से 31 मार्च 21, 22, 23, 24, 25, ये तो लाइफ के एंड की बात कर रहा है। कहता है द प्लांट इज स्टिल एक्सपेक्टेड टू बी सोल्ड फॉर इट्स रेजिडुअल एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू, मतलब ये उसने फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल जो रेजिडुअल जो एंड पर लाइफ के बताते हैं, वो कहता है जो उसकी रेजिडुअल वैल्यू एस्टिमेट की गई है ना उस पर ही वो इंशाल्लाह बिक भी जाएगा। अभी भी यही अंदाजा है। टेलीपैथ हैज़ कंफर्म्ड दैट देयर इज नो मार्केट इन विच टू सेल द प्लांट ऑन 31 मार्च 22। फेयर वैल्यू नहीं है, प्री टैक्स रेट है 10%, पोस्ट टैक्स को हमने क्या करना है जी, इग्नोर। अब मुझे क्या चाहिए जी, मुझे क्या चाहिए जी, रिकवर ये कैरिंग अमाउंट 31 मार्च पर कैरिंग अमाउंट। तो सबसे पहले जी मेरे ख्याल में 31 डायरेक्ट ही आ सकते हैं वैसे हम तो, है ना। 31 मार्च 2022 पर बुक वैल्यू निकाल लें जी। कॉस्ट है सवाल में, कहता है 800 कॉस्ट है, बोलो। अब 800 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 2, आंसर बताओ। सॉरी, रेजिडुअल वैल्यू भी तो थी, रेजिडुअल वैल्यू भी तो थी, बच्चे नहीं ना, देखो बताने वाला कोई नहीं है मुझे, सवाल पढ़ा नहीं ध्यान से। 5 years लाइफ आ गई, ये भी तो है, रेजिडुअल वैल्यू भी तो है यार, ये एसी अभी चलाए हैं। चलें जी, तो 800 माइनस 50 डिवाइडेड बाय 5, ये आ गई 1 साल की डेप्रिसिएशन, इंटू 2 करेंगे तो ये 2 साल की डेप्रिसिएशन आ जाएगी। बुक वैल्यू बताएं जी, 500 पूरा बुक वैल्यू। अब एक लाइन छोड़कर 31 मार्च 22 पर या तो यही बुक वैल्यू आ जाएगी या रिवाइज बुक वैल्यू आएगी। तो हमें क्या करना पड़ता है, आपको पता ही है, वर्किंग वन में हम रिकवरेबल अमाउंट निकाला करते हैं, ऐसे ही है जी। और रिकवरेबल अमाउंट हुआ करती है हायर ऑफ फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल और वैल्यू इन यूज। अब फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल के बारे में वो क्या कह रहा है जी, है ही नहीं, हम बेच ही नहीं सकते। ठीक है जी, वैल्यू इन यूज तो निकल सकती है ना, नेट कैश फ्लोज उसने दे दिए। अब वैल्यू इन यूज निकालने के लिए आपने ये फ्यूचर के नेट कैश फ्लोज को पकड़ा, 1 साल के बाद ये, 2 साल के बाद ये, 3 साल के बाद ये, और तीसरे साल के एंड पर वो कह रहा था ना कि 50,000 का एस्टीमेट है, ये मिल जाएगा, तो ये भी आपको रिसीव होना है। ठीक है, अब 220 को आप कितने साल वापस बुलाओगे, 1 साल, और रेट है जनाब प्री टैक्स 10%, तो 1.1 रेज टू पावर 1 साल पीछे बुलाओ। दूसरे साल का कैश फ्लो 180। ये तो बहुत आसान सवाल था, डिस्कस ही नहीं करना चाहिए था। खैर चलें, अब आज क्या करें, और मैंने कहा चलो ये डिस्कस कर लेते हैं। फिर जी 170 इंटू 1.1 रेज टू पावर -3, और तीसरे साल के एंड पे ये 50 भी है, 1.1 रेज टू पावर -3 जी। अब मुझे ये वैल्यू इन यूज निकाल के दे दो मेरे दोस्त, 513.8, तो 51.38 ये जनाब आ गई आपकी वैल्यू इन यूज। इन दोनों में से जो हायर है 513.8, अच्छा सॉरी, तो इन दोनों में से हायर एक ही है बस, ठीक है। तो वही क्या बन गई आपकी रिकवरेबल अमाउंट। ठीक है जी, तो ये रिकवरेबल अमाउंट आपकी, ओ रिकवरेबल अमाउंट तो आपकी बुक वैल्यू से क्या है तो ये धोखा था सवाल में, रिकवरेबल अमाउंट 500 ही रहनी है, यानी कि बुक वैल्यू ही रहनी है, बुक वैल्यू ही रहनी है, कोई इम्पेयरमेंट लॉस नहीं है। ठीक है जी, अब आपने 31 मार्च 2022 पर ये बुक वैल्यू ही क्यों रखी, इसके लिए वर्किंग नंबर 1 का रेफरेंस दे देना था। ठीक है, देयर इज़ नो इम्पेयरमेंट लॉस। ठीक है, जैसे मर्जी अब इसका जवाब दे लें। ठीक है जी, अच्छा
उसके बाद जी MCQ नंबर, क्वेश्चन 2 के अंदर 3 MCQs थे। MCQ नंबर 1 के अंदर थोड़ा सा मसला बच्चों को आया, उसमें सिर्फ अंग्रेजी थी और कोई मसला नहीं था। बहरहाल क्विकली इस MCQ को भी करते हैं। XYZ लिमिटेड हैज़ परचेज्ड अ प्लांट ऑफ 400 हैविंग यूजफुल लाइफ ऑफ 8 साल। मैनेजमेंट इज यूजिंग रीवैल्यूएशन मॉडल फॉर अकाउंटिंग पर्पज। एट द एंड ऑफ ईयर 1 रीवैल्यूड अमाउंट ऑफ प्लांट इज 448। अब हमने साल के पहले दिन जो ये MCQ 1 है, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1, ठीक है जी। तो डेट डिस्क्रिप्शन वाली वर्किंग कर लेते हैं हम, वह तो डायरेक्ट कर लेता मैं, बहरहाल चलो डेट डिस्क्रिप्शन एसिड, चूँकि रिवैल्यूएशन मॉडल पे चल रहा है तो ये आ गया, ठीक है जी। अब सब बच्चे कैलकुलेटर हाथ में रखें घरों पे जो बैठे हुए हैं। तो हमने 1 जनवरी, मैं अज्यूम कर लेता हूँ जनवरी दिसंबर तो नहीं लिखा हुआ, वो कह रहा है परचेज किया प्लांट, 8 साल लाइफ थी और ये मॉडल यूज़ कर रहे हैं और पहले साल के एंड पे। अब साल जो भी है, अगर मिसाल के तौर पे 31 मार्च है तो मैं कहूँगा फिर ये 1 अप्रैल को आया और अगले साल 31 मार्च, 1 जनवरी अज्यूम कर लें, 31 दिसंबर, कुछ भी ईयर अज्यूम कर सकते हैं। मैं अज्यूम करता हूँ 1 जनवरी है, ठीक है। अज्यूम करता हूँ मैं 1 जनवरी ईयर 1। कॉस्ट थी इसकी 400, ये डायरेक्ट भी आ सकते थे बुक वैल्यू पे आप, बल्कि मैं तो कहता हूँ, चलो खैर मैं नहीं कहता, तो 31 दिसंबर ईयर 1 पे डेप्रीसिएशन जी 400 डिवाइडेड बाय लाइफ 8 साल गिवन है। आंसर इज जी 50। तो आपकी बुक वैल्यू कितनी आ गई फिर? अच्छा 350। अब इस दिन वो कह रहा है कि आपका एसेट क्या हुआ है जी, आपका एसेट रीवैल्यू हुआ है और रीवैल्यूड अमाउंट कितनी है जी 448। तो 350 से एक लाइन छोड़ो जी, ईयर 1 के ऊपर 350 से उठाकर इसको ले जाओ कितने पर जी 448 कर लो जी। सरप्लस कितना आ गया 98 का रीवैल्यूएशन सरप्लस आ गया। ठीक है जी। अच्छा अब नेक्स्ट वो क्या कहता है, कहता है ईयर 2 के एंड पे, अभी हम ईयर 1 के एंड पे खड़े हैं, ईयर 2 के एंड पे गड़बड़ हुई है, जो गड़बड़ हुई है वो बाद में देखेंगे, पहले ईयर 2 के एंड पे पहुंच तो जाएं, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन को 448, रिमेनिंग लाइफ 1 साल गुजरने पर रह गई है 7 साल और 98 डिवाइडेड बाय जी। तो देखो बेटा कैमरे को सब समझ आ रही है, इसलिए मैं कोशिश यही कर रहा हूँ कि आज कोई नई चीज़ ना कराऊँ, ये सिंपल चीज़ें ये करवा रहा हूँ, लेकिन इसको ले ज़रूर लीजिएगा। और खुदा ना खास्ता कल फिजिकल क्लास नहीं होती तो फिर मजबूरी है, फिर मुझे पिछली दफ़ा के लेक्चर्स ही नया पढ़ाना, 1 घंटे में मैं 2 घंटे वाला पढ़ा लूँगा आपको, आप सामने नहीं है, कैमरे को सब समझ आ रही है, कैमरा आगे हो, इजाज़ भाई को भी सब समझ आ रही है, इसके भी पर्चा पास है जो टीए बैठा है मेरे पास, सामने बच्चा नहीं है तो फिर वो वाला लेवल, वो वाली क्वालिटी नहीं आ सकती जो लास्ट दफ़ा वाले लेक्चर में पढ़ी होगी, फिर मैं वो आपको प्रोवाइड करूँगा। बाकी मैंने तो आते ही रहना है, ठीक है, आपके लिए ऐसे ही बनाऊँगा कोई काम, कोई रिकॉर्डिंग कर लूँगा थोड़ा बहुत, लेकिन अल्लाह खैर करे, अल्लाह ने चाहा तो होपफुली कल से क्लासेस शुरू हो जाएंगी, अल्लाह करेगा जी। 64 और 40 जी। अब उसके बाद बुक वैल्यू आ गई, जल्दी से बोलो 384 और, ठीक है जी। अब ये बुक वैल्यू 31 दिसंबर ईयर 2 पर है और इस दिन वो कह रहा है हालात बड़े गड़बड़ हो गए हैं और इंडिकेटर्स इंपेयरमेंट के हैं और मैनेजमेंट हैज रिकॉर्डेड एन इंपेयरमेंट लॉस। बस यहां पर गेम सी सिर्फ अंग्रेजी पढ़ने की। क्या कहता है जी, इन्होंने इंपेयरमेंट लॉस रिकॉर्ड किया है, यानी उसने रिकवरेबल अमाउंट बताने की बजाय क्या क्या बता दिया जी, इंपेयरमेंट लॉस। गिवन क्या है, इंपेयरमेंट लॉस। अब मेरा सवाल ये है कि इंपेयरमेंट लॉस, वो कह रहा है जी उन्होंने इंपेयरमेंट लॉस रिकॉर्ड किया है, ऐसा ही है, और बोलो अब इंपेयरमेंट लॉस कहां रिकॉर्ड होता है? चल भाई इंपेयरमेंट लॉस कहां रिकॉर्ड होता है जी, बताएं। रिवैल्यूएशन सरप्लस को हिट करके अल्टीमेटली कहां जाता है, पीएनएल में जाता है ना। अगर अगर मिसाल के तौर पे टोटल इंपेयरमेंट लॉस होता ही 60 रुपए, तो सारे का सारा यहां से माइनस हो जाता, इंपेयरमेंट लॉस कितना रिकॉर्ड होता? अगर 84 का सरप्लस पड़ा है, तुम बोल भी सकते हो कोई बात नहीं, किसी जमाने में तो पढ़ा होगा, ये MCQ तुमने तो नहीं किया होगा ना, ये तो इनके लिए बनाया था इस दफा, ठीक है, या पिछली बार बनाया था शायद जी। अगर ये 84 का सरप्लस पड़ा है और लॉस आया है 60 का लेट से, तो क्या 60 का लॉस इससे माइनस होकर आगे कुछ लॉस बच जाएगा जो आगे जाएगा?
नहीं ना जाएगा, सरप्लस ही पड़ा होगा ना। इसका मतलब अगर इम्पेयरमेंट लॉस वो कह रहा है रिकॉर्ड किया 60 का, तो इसका मतलब सरप्लस बहुत बड़ी अमाउंट आई थी जिस 84 को भी खा लिया और पीएनएल में 60 का लॉस भी रिकॉर्ड हुआ। ये सिर्फ गड़बड़ थी, इसके अंदर अंग्रेजी की मार दी गई थी। खैर एनीवेज, अब क्या हो सकता है। ये तो देखो, मुझे नहीं पता कितना है, मुझे ये नहीं पता कितना है, मुझे ये पता है कि आगे जाकर 60 का लॉस रिकॉर्ड कर लिया उन्होंने। पीएनएल के अंदर 60 का लॉस हो तभी रिकॉर्ड होगा जब सारे सरप्लस को भी वो खा जाए और फिर भी लॉस बच जाए। इसका मतलब 84 का सरप्लस भी खाया गया, तो फिर इंपेयरमेंट लॉस कितना था जरा टोटल बताओ। 144 बनता है, 144 का टोटल लॉस। ये बात समझ आनी चाहिए थी असल में आपको। अब जरा जुमला पढ़ो, क्या कहता है। इंपेयरमेंट ईयर 2 पे एडवर्स कंडीशंस आई, इकोनॉमिक कंडीशंस हो गई हैं और इंपेयरमेंट की इंडिकेशन है और मैनेजमेंट हैज रिकॉर्डेड इंपेयरमेंट लॉस ऑफ 60,000। मैनेजमेंट एक 60,000 का रिकॉर्ड तभी कर सकती है पीएनएल के अंदर इंपेयरमेंट लॉस अगर वो इतना ज्यादा आया कि सारे सरप्लस को आ गया। अगर वो सरप्लस से कम अमाउंट का लॉस होता तो मैनेजमेंट कोई इंपेयरमेंट लॉस रिकॉर्ड ना कर सकती, क्योंकि रीवैल्यूएशन मॉडल यूज कर रही है कंपनी। ठीक है जी, फरमाएं। बुक वैल्यू 240, कख नहीं बचा और 60 का लॉस पड़ा। ठीक है जी। उसके बाद फिर आगे कहता है हाउएवर ईयर 3 के एंड पर चीजें इंप्रूव हुई हैं और रिवर्सल, तो ईयर 3 के एंड पे पहुंचो तो सही, तो डेप्रिसिएशन करोगे अब रिवाइज बुक वैल्यू। अब बोलो रिवाइज बुक वैल्यू और रिमेनिंग लाइफ। अच्छा, अब कितने साल गुजर चुके हैं जी? 2, 8 से 2 के तो रिमेनिंग 6, 60 बटा 6 जी, आंसर 40 और 10 पॉजिटिव। ठीक है, अब यहां पे बच गया 200, यहां बच गया नेगेटिव 50। ठीक है जी, ये बस टेक्निकल बात थी जो पिछली मैंने कर दी। ये जो 60 वाली बात थी ये बच्चों को समझ नहीं आई होनी। बच्चों ने क्या किया होना है, एमसी को पर्चे के अंदर करते हैं बच्चों ने, यहां पे 60 लिखा होना है, यहां पे 60 और कहा होना है आगे तो पीएनएल में जा ही कुछ नहीं रहा, और फिर जब कुछ नहीं गया तो अगला रिवर्सल भी गलत किया उन्होंने, क्योंकि रिवर्सल में भी पहले वो आपने रिवर्सल तो बस मैक्सिमम पीएनएल वाली फिगर करनी है, बाकी तो सारा उठा के रिवर्सल सरप्लस में लेके जाना होता है रिवर्सल के वक्त। यहां से बच्चों ने मार खाई तो ये 2 नंबर गए उनके। खैर चलें, कोई बात नहीं, पर्चे से पहले पता लग गया ना कि अंग्रेजी ध्यान से पढ़नी है। कहता है हाउएवर ये 30 के एंड पे कंडीशंस इंप्रूव हुई हैं और मैनेजमेंट नीड्स टू रिवर्स द इंपेयरमेंट लॉस। अब इंपेयरमेंट लॉस का रिवर्सल करना है। नाउ एट द एंड ऑफ ईयर 3 अब उसने रिकवरेबल अमाउंट दे दिया। अब इंपेयरमेंट लॉस नहीं दिया, अब क्या कह रहा है जी, रिकवरेबल अमाउंट कितनी है 330। बच्चों जब रीवैल्यूएशन मॉडल हो तो हमें कोई जरूरत है इंपेयरमेंट उसको रिकवरेबल अमाउंट को कहीं पर लिमिट करने की, तो बुक वैल्यू रिवाइज कर दें, उधर ही रखते मैं आ रहा हूँ। ठीक है, रिवाइज बुक वैल्यू यानी रिकवरेबल अमाउंट पकड़ो और लिख दो यहाँ पे 300 कितना है 330। ठीक है जी, तो 330 लिखो और कितना पॉजिटिव आ रहा है जी 330, सॉरी कितना पॉजिटिव आ गया जी 100। अच्छा, अब 130 तो आ रहा है, इसने जाके रिवर्स करना है पीएनएल में सिर्फ 50 को, बाकी कहां जाएगा, कितना बनता है बाकी 80 का सरप्लस पीएनएल ओसीआई से होता हुआ रीवैल्यूएशन। अब ये क्या है जी, ये रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट है, बैलेंसिंग निकाला। ठीक है, अब उसकी रिक्वायरमेंट क्या थी, कहता है एज पर 36 विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अमाउंट ऑफ टू बी रिकॉर्डेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन विद रिस्पेक्ट टू रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट। तो रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट तो 50 की हो रही है, बाकी तो सरप्लस रिकॉर्ड हो गया। तो ये 50 वाला ऑप्शन आपको मिलना ही नहीं था अगर आपने पहले वाला जुमला ना समझा होता तो। ठीक है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंडिकेटर। बेटा ये एमसीक्यू मैंने क्लास में करवा दिया था, ये मैंने चैप्टर से ही उठाया था, IAS 36 के चैप्टर से, इसमें ऑप्शन डी था, ये आपको मैंने क्लास में करवाया हुआ है। ठीक है जी, और आखिरी ऑप्शन है, बिल्कुल सिंपल सवाल है, कैरिंग वैल्यू ऑफ प्लांट एट 30 जून इज 26 मिलियन, यानी बुक वैल्यू कितनी आ गई जी 26। फेयर वैल्यू ऑफ प्लांट इज एस्टिमेटेड एट 25 मिलियन वाइल डिस्पोजल कॉस्ट आर एस्टिमेटेड एट 3 मिलियन। यानी रिकवरेबल अमाउंट निकालने के लिए जो आप फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल करते हैं, तो फेयर वैल्यू आ रही है 25 और कॉस्ट टू सेल आ रही है 3, तो कितनी बन गई जी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल 22। फिर कहता है प्लांट्स कैश फ्लोज फॉर नेक्स्ट 5 years आर एस्टिमेटेड टू बी 7 मिलियन पर एनम और प्री टैक्स रेट है 16, पोस्ट टैक्स को साइड पे करो। अब रिकवरेबल अमाउंट मांग रहा है, तो रिकवरेबल अमाउंट तो इन दोनों में से हायर होता है। अब मेरे पास चूंकि सेम कैश फ्लो है ना, तो मैं एनवीडी का फॉर्मूला लगा लूंगा, तो 7 × 1 - 1.16 रेज़ टू पावर कितने कराए हैं
कितने कराए हैं, नेक्स्ट 5 ईयर्स कह रहा है। एनवीटी का फॉर्मूला सिखाया हुआ था आपको, -5 डिवाइडेड बाय 0.16। तो आंसर इज जी 22.9, 23 अप्रॉक्सीमेटली कर लूं या 22.9 ही लिख दो। रिकवरेबल अमाउंट क्या आएगी इन दोनों में से, हायर, बोलो। तो उसने यही तो मांगा हुआ था, और शुक्र है उसने लफ्ज ये लिखा हुआ है, व्हाट इज द अप्रॉक्सीमेट रिकवरेबल अमाउंट। तो अप्रॉक्सीमेटली तो ये 23 मिलियन ही है। 22.9 इज इक्वल टू ऑलमोस्ट इक्वल टू 20, तो उसने अप्रॉक्सीमेट का लफ्ज यूज किया था, तो ये 23 मिलियन इसका ऑप्शन है। ठीक है जी, चलें जी। अब ऐसे है जी कि यहाँ पर मैं अपनी डिस्कशन को करता हूँ ख़त्म। ठीक है जी, अब उसके बाद जो आपका यही 43 लेक्चर 43 का जो पार्ट 1 चल रहा होगा, ठीक है जी, इसमें आगे मेरे कपड़े शपड़े बदल जाएंगे, पिछले सेशन की रिकॉर्डिंग है, ठीक है। और उसमें क्वेश्चन 22 शुरू हो रहा होगा, 22 शायद करवाऊँ, फिर मेरे ख्याल में कपड़े शायद बदल जाएं, 23 कराऊं, या शायद एक ही कपड़ों से ही हो रहा हो। यानी ये 4 से 5 लेक्चर्स में ये 10 मिनट 15 मिनट ऐसे तोड़ के मैंने इकट्ठे करके एक लेक्चर आपके लिए बनाया है, ताकि आपका कॉन्टिन्यूटी वाला मामला खराब ना हो। ठीक है, तो ये जनाब 43 पार्ट 1 के अंदर टेस्ट 5 की डिस्कशन हो गई, और इसके साथ आपके इन 4 में से कोई से 2 सवाल होंगे, और पार्ट 2 में से भी आपके इन्हीं 4 में से, बल्कि मैं यूं कर लेता हूं, जो 22 होगा वो क्वेश्चन 22 में बना देते हैं ना इस तरह से। ये पेज नंबर आपका 78 वाला, ये मैं पार्ट 1 के अंदर डलवा देता हूं, बना तो आया ही हूं सारा लेक्चर ना। और क्वेश्चन नंबर 23 टू 24, 23 20 बल्कि 25, ठीक है जी, ये जो पेज 78 पर ही हैं सारे, ये आपके पार्ट 2 के अंदर होंगे। ठीक है जी, ये तकरीबन आपका, ये कितनी देर की रिकॉर्डिंग हो गई है, 23 मिनट की ये है, 2 घंटे, तकरीबन टोटल 2.5 घंटे का ये पैकेज है, 2.5 घंटे का। इसमें से 1.25 घंटा एक पार्ट तकरीबन आगे पीछे हो सकता है, बहरहाल टोटल दोनों लेक्चर्स मिला के 2.5 घंटे होंगे। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह पाक आपको अपनी हिफ्ज़ मान में भी रखे, हमारे मुल्क को भी अपनी हिफ्ज़ मान में रखे, और अल्लाह पाक जो है वो कल हमें फिजिकली मिला दे, तो हम वो करेंगे जो मैंने सस्पेंशन आपको नॉन रूटीन वाली करानी थी क्वेश्चन नंबर 17 में। पहले वो मैं करने लगा था, फिर मैंने कहा चलो एक दिन का वेट कर लेते हैं, कल आप आएंगे इंशाल्लाह तो वो सवाल कर रहे होंगे। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़। इससे आगे आपने अपना लेक्चर सुनना शुरू कर देना है। तो क्वेश्चन 22 और 23 दोनों करते हैं। देखिए 23 डायरेक्ट करने से ये होगा कि आपको एरियर वाला आसान काम सामने नहीं आएगा, एडवांस वाला मुश्किल फिर आपको तंग करेगा। ठीक है, सवाल पढ़ते हैं। वैसे क्या कहा है उन्होंने, इंटरेस्ट एक्सपेंस निकाल दें 2015 का, और रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट्स बनाएं फाइनेंशियल पोजीशन के, सिर्फ मैं पीएनएल के भी बना दूंगा। ठीक है, अब मिस्टर टीपू ऑब्टेन्ड लोन अमाउंटिंग टू 90 मिलियन फ्रॉम एचबीएल ऑन 1 जनवरी 2015। इट कैरीज मार्कअप एट 12% पर एनम। The loan is repayable in semi-annual installments of 10 million each starting from 30 जून 15 along with interest which is not included in installment। मतलब 10 मिलियन की किस्त है प्रिंसिपल अमाउंट की। अब पहला सवाल है क्या करूं, एंट्रीज भी कर दूं, एंट्रीज भी कर लें, ये एक्स्ट्रा काम है, बाद में मैं काट दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है वैसे, 20, और पेज नंबर पेज 70 है। ये जर्नल एंट्रीज हैं जो कि नॉट रिक्वायर्ड है। इसके बाद लेजर बनाऊंगा, वो भी नॉट रिक्वायर्ड है, लेकिन फिर बस ज़बानी कलामी चला करेंगे। लेकिन ये ज़रूरी है क्योंकि बेटा आगे जो अब नियत कर ली है बोरिंग कॉस्ट का चैप्टर करने की, भाई मार्कर को दूसरे दो जरा, तो बोरिंग कॉस्ट के अंदर ये चीज़ें आपको ज़बानी कलामी लेकर चलनी पड़ेंगी। वहाँ पे इतना टाइम नहीं होगा कि आप इनकी एंट्रीज़ करें, लोन आएगा, इंटरेस्ट पे होगा, किस्तें पे हो रही होंगी, ठीक है ना। अभी थोड़ा सा उसको देख लें, अप्रूवल कर जो रहे। ठीक है जी, जर्नल एंट्रीज़ करनी है हमने, और फॉर द ईयर एंडेड, फ़िलहाल 31 दिसंबर 15 वाले साल ही कर रहा हूँ, अगर आपको ज़रूरत महसूस हुई तो अगले की भी कर दूँगा। 1 जनवरी 15 को क्या हुआ है, लोन आया है। भाई रिक्वायरमेंट नहीं है ये, बस ऐसे ही बस एक्स्ट्रा काम है। ठीक है, ज़रा आप लोगों को थोड़ा रवा कर रहा हूँ, भूल गए होंगे इंट्रो में ये चीज़ें पढ़ी थी। हालांकि लोन की एडजस्टमेंट इंट्रो में भी सबसे
मेरे ख्याल में फेवरेट होती थी आई कैप की। जब फाइनल अकाउंट्स के अंदर सबसे तगड़ी एडजस्टमेंट्स में से एक एडजस्टमेंट लोन की भी होती है, उसका इंटरेस्ट किस्तों में उसको पे कराना। लेकिन चलो कोई नहीं, आपको याद माजी अजाब लगती है ना। तो 1 जनवरी 2015 लोन आया कैश डेबिट, लोन कैश आया ना, कैश डेबिट और लाइबिलिटी क्रेडिट। लाइबिलिटी का नाम लोन फ्रॉम बैंक है, ठीक है, तो लोन फ्रॉम HBL। तो एंट्री कर दी आपने कैश डेबिट लोन फ्रॉम HBL क्रेडिट। कितने से जी? 90 मिलियन। तो 90 मिलियन ही लिख दूं, को शक को मसला, मैं मिलियन में ही सवाल कर रहा हूं, देखी जासी। और ठीक है, अच्छा नेक्स्ट। उसके बाद जनाब उसने क्या कहा है जी, लोन को हमने रीपे करना है सेमी एनुअल इंस्टॉलमेंट्स में। अच्छा, लोन का प्रिंसिपल कितना है? प्रिंसिपल अमाउंट क्या है? 90 पर इंटरेस्ट रेट लगेगा। लेकिन मामला क्या है, टाइमलाइन बनाऊं वैसे तो एक की बना लेते हैं, एक से क्या होता है, एक की बना लेते हैं, एक से क्या होता है जी। 1 जनवरी 15 पर लोन आया 90 का, ठीक है जी, और 30 जून 15 पर एक किस्त पे होनी है 10 की, तो यहाँ कितना बच जाना है फिर? 80, ऐसा ही है। और फिर 31 दिसंबर 15 पर एक और किस्त पे होनी है 10 की, ऐसा ही है। तो फिर कितना बच जाना है? ऐसे ही काम चलता जाएगा आगे भी। तीस जून 16, 31 दिसंबर 16, ठीक है, हमारा साल तो ये फिलहाल जहां पे हम खड़े। अब मैंने आपको क्या बताया है, बल्कि आपको पहले से ही पता है मैंने क्या बताना था आप लोगों को, तो पढ़े लिखे लोग हैं आप, कि लोन की प्रिंसिपल अमाउंट जो आउटस्टैंडिंग हो उस पर इंटरेस्ट रेट लगता है। यानी बैंक ने आज 90 रुपये 1 जनवरी को दिए, तो बैंक के लिए 90 रुपये टीपू ने इस्तेमाल करने शुरू कर दिए, तो इसके ऊपर इंटरेस्ट रेट लगेगा। यानी बैंक ये पैसा इस्तेमाल करने की कॉस्ट लेगा टीपू से। कितने परसेंट है? 12% के हिसाब से, पर वो 12% पर एनम है। अब ये 90 क्या पूरा साल आउटस्टैंडिंग रहा है ना, ये तो सिर्फ 6 महीने आउटस्टैंडिंग रहा। 6 महीने के बाद 10 रुपए की किस्त पे हो गई, और फिर अगले 6 महीने 80 आउटस्टैंडिंग। यानी अगर 30 जून पे खड़े होकर ये अपना लोन, आप इस तरह सोचा करें, अपना लोन कैंसिल कर दे, क्या यार मैंने नहीं ये लोन, टीपू वापस कर दे, 80 रुपये वापस करेगा या 90 पूरा ही करेगा। लेकिन साथ में बैंक उससे इंटरेस्ट कितना मांग सकता है, इन 6 महीनों का या पूरे साल का? थोड़ी सी बात समझ आई? चले, अब मेरा ये मशवरा है कि हम क्या कर लें, हम 30 जून पर खड़े होकर जब ये 10 की पेमेंट कराएं, एक एंट्री क्या करें, नंबर 1 एंट्री क्या करें, 10 रुपये की पेमेंट करा दें, और नंबर 2 एंट्री क्या कर लें, साथ ही इस दिन खड़े होकर इंटरेस्ट कैलकुलेट करा लें। और सही है, वहाँ समझ आती है बात की। फिर अगले 6 महीने में 80 का कर लेंगे ऐसे ही। ओके, ठीक है। तो भाई 30 जून पर क्या हुआ, 30 जून पर क्या हुआ, टीपू गया और जाकर उसने 10 रुपये की किस्त बैंक को वापस की। एंट्री बोलें, पहले इंटरेस्ट कर लें, हाँ 90 पे। मैं कह रहा हूँ पहले किस्त पे करनी है, पहले इंटरेस्ट पे कर लें। चलो पहले किस्त पे करें ना, ताकि मैं यूं बता सकूं आपको, देखो 90 में से 10 तो अब निकल गया, तो ये चेंज हो गया। जिस दिन प्रिंसिपल अमाउंट चेंज हो उस दिन इंटरेस्ट निकाल लेंगे ना, कि 6 महीने तो 90 आउटस्टैंडिंग रहा ना। क्या करना है, पहले इंस्टॉलमेंट या पहले इंटरेस्ट? पहले इंस्टॉलमेंट दे देते हैं, ठीक है। तो भाई किस्त पे किया आपने कितनी, अब इसकी एंट्री कराओ, 10 रुपये से लाइबिलिटी कम कराओ, एंट्री बोलो, लोन डेबिट, लाइबिलिटी डेबिट, कैश क्रेडिट। तो लोन फ्रॉम HBL डेबिट और कैश क्रेडिट, कितने से जी? अब जब ये मामला हुआ, बैंक को 10 रुपये का उन्होंने
किस्त वापस की तो बैंक ने कहा भाईजान आपसे शुरू में बात हुई थी कि 6-6 महीने बाद 10-10 रुपए की किस्तें भी आपने देनी है और साथ में इंटरेस्ट भी देना है, तो इन 6 महीनों का इंटरेस्ट निकालो। क्योंकि एग्रीमेंट में एनुअल भी लिखा हो सकता था कि साल बाद इंटरेस्ट लेंगे, लेकिन उन्होंने क्या लिखा हुआ था यहाँ पे, उन्होंने लिखा हुआ था लोन इज रीपेएबल इन सेमी एनुअल इंस्टॉलमेंट, ठीक है, अलॉन्ग विद इंटरेस्ट, यानी कि सेमी एनुअली ही इंटरेस्ट भी लेना है उन्होंने। तो अब 6 महीने का इंटरेस्ट निकालना है, तो इसी 30 जून पर इंटरेस्ट की एंट्री करनी है। इंटरेस्ट एक्सपेंस की एंट्री क्या होगी? इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, पेमेंट साथ ही कैश की भी कर देनी है। तो इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, कोई पेएबल नहीं है, कैश क्रेडिट। लेकिन कितना इंटरेस्ट पे करें? 90 रुपए का लोन था, 12% पूरे साल का इंटरेस्ट बनता था, लेकिन ये तो 6 महीने का इंटरेस्ट है। बोलो 5 ठीक है जी, यहां तक को मसला, ये बात समझ आती है? ये बिल्कुल रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन ये बात समझ आती है, समझना जरूरी है, बुनियाद बना रहे हैं हम, ठीक है। पेएबल तो तब लिखते बेटा जब 30 जून पे पे ना करते। बेटा क्या करें? ये वाली क्या करें इसको? पेएबल क्रेडिट 80 से। बेटा ये लोन जब हमने लिया था ना, तो ये पहली एंट्री की थी हमने कैश डेबिट लोन क्रेडिट 90 से। अभी 30 जून 2015 पे आपने इसमें से 10 पे किया है, तो इस दिन बाकी 80 पड़ा हुआ है इधर ही। फिर क्रेडिट किस बात से करें? लोन जो आया था 90 की लायबिलिटी ये बन चुकी है इस दिन। ये देखें जरा इधर, ये एंट्री समझ में आती है? उसके बाद ये इंस्टॉलमेंट पे हुई। अगर 30 जून पे आप क्लोज कर दें अपना ये लेजर, तो क्लोजिंग बैलेंस क्या नजर आ रहा है? तो ये 80 की लायबिलिटी अभी भी आपके ऊपर है। आप दोबारा से 80 की लायबिलिटी बुक करना चाह रही हैं, गलत बात कर रही हैं आप। 90 की लायबिलिटी में से 10 कम होके 80 रह गया। कोई खौफे खुदा करें, दोबारा 90 में से 10 पे किया, 80 रह गया, उधर 80 और बुक कर ले, 160 ना करें ऐसे। चलें जी, अच्छा बैंकक्रफ्ट। नेक्स्ट क्या करें? फिर 31 दिसंबर 15 आएगा, फिर एक और किस्त पे करनी पड़ेगी। पहले किस्त या पहले इंटरेस्ट? किस्त। तो 31 दिसंबर 15 पर जी लोन फ्रॉम HBL डेबिट और कैश क्रेडिट। लो जी 10 और कम हो गया, अब 70 रह गया, ठीक है। अब बैंक ने कहना है हाँ भाई, यकम जुलाई 15 से 31 दिसंबर 15 भी मेरे पैसे इस्तेमाल किए, उसका इंटरेस्ट कॉस्ट निकालो, उसका खर्चा निकालो, उसकी फीस निकालो। अब यकम जनवरी 15 से 31 दिसंबर 15 तक कितने पैसे इस्तेमाल किए आप? 90 नहीं, 90 में से 10 तो आपने पे कर दिए थे। अब अगले 6 महीने आपने ये 80 रुपए इस्तेमाल किए हैं बैंक के, तो 80 रुपए के ऊपर बैंक को, जो बैंक का पैसा इस्तेमाल कर रहे हो बैंक उसी पे फीस लेगा ना। तो बैंक का आपने क्या पैसा इस्तेमाल किया? अब ये देख लो जो 80 पड़ा हुआ था। वैसे ऐसे करना नहीं होता क्लोजिंग, तो ईयर एंड पे निकालते हैं। तो 90 में से 10 निकल गया, बाकी कितना रह गया? 30 जून पर 80 बाकी है। अब बैंक का 80 रुपए आपने यकम जुलाई 15 से 31 दिसंबर 15 तक इस्तेमाल किया, तो इन 6 महीनों का इंटरेस्ट जो निकलेगा वो निकलेगा नहीं, किस पर निकलेगा? 80 पर, फिर 12%। ये एनुअल रेट है, इसलिए ये साल का इंटरेस्ट निकालता है, पर हमें चाहिए 6/12 और 4.8 पेमेंट भी हो गई, तो कैश क्रेडिट, पेएबल नहीं है, कैश क्रेडिट। यानी कि अब अगर आप लोन की बात करें तो लोन की 2 किस्तें पे हो रही हैं हमारे साल में, 30 जून और 31 दिसंबर पे। तो लोन 31 दिसंबर 15 पर हमारा कितना नजर आ रहा है? 70 का अभी भी पड़ा है पेएबल। अब देखो लोन के लेजर में इंटरेस्ट की एंट्री नहीं होती, वो तो अलग होगा। अब जो हम कर रहे थे एक्रूअल में, वो क्या कर रहे थे? वो हम कर रहे थे बात इंटरेस्ट के लेजर की। इंटरेस्ट एक्सपेंस बनाया था ना, तो इंटरेस्ट एक्सपेंस का लेजर अगर आप बनाएं तो उसमें कितना जी ओपनिंग में पेएबल, प्रीपेड तो हो नहीं सकता, सॉरी, पेएबल कितना है? बोलो कितना पेएबल है?
ओपनिंग पेएबल बता दो, ओपनिंग पेएबल बता दो खुदा के लिए। यकम जनवरी 15 को तो लोन आ रहा है, कहां से आया ओपनिंग पेएबल? बी कॉन्फिडेंट, कोई पेएबल नहीं था। उसके बाद कैश कितना पे हुआ, जो एक्सपेंस था वो सारा ही पे हो गया, आपस की बात है। अब आप जो मर्जी कर लो, ये एंट्री ऐसे कर लो, ये दोनों एंट्री तो कर दी ना आपने, लोन पेएबल डेबिट, लोन पेएबल डेबिट। अब क्या रह गया? इंटरेस्ट की एंट्री करनी है, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट 5.4 कैश क्रेडिट, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। ये आपने किस दिन पे किया था इंटरेस्ट? ये किस दिन पे किया था इंटरेस्ट? अब मुझे बताओ, जो पेमेंट हुई है क्या उसके अलावा कोई एक्सपेंस भी है? बताओ, क्लोजिंग में कोई पेएबल है? नहीं है, क्योंकि आपने सारा इंटरेस्ट तो पे कर दिया हुआ है। तो इसका मतलब ये सारे का सारा पीएनएल में क्या बन गया? लेकिन मैंने ऐसे थोड़ा ही करवाना है। बहरहाल कितना बनता है? ये तो सिर्फ एक्स्ट्रा काम था, उसने तो लेजर्स मांगे ही नहीं हुए थे, ये तो सिर्फ आपको सिखाया है। जी बोले बोले, बोले। जी बेटा, हाँ तो 90 पे निकाला बेटा, तो बेटा क्या फिर प्रिंसिपल अभी भी 90 पड़ा है? प्रिंसिपल बदल गया ना। आप जिस जमाने के लोन की बात कर रहे हैं वो तो बहुत ही बचपन वाला है। वो लोन ऐसा होता था, 100 रुपये का, 1000 रुपये का लोन लिया है, 1 2 3 4 साल के बाद जाके वो 1000 वापस होना है, और फिर ये 1000 ही आउटस्टैंडिंग रहना है, पहले साल के एंड पे, दूसरे साल के एंड तक, तीसरे साल के एंड तक, चौथे साल के एंड तक। तो इस लोन में तो 1000 पर ही इंटरेस्ट रेट, लेट से 10% इंटरेस्ट रेट था, तो यहाँ पे 100 रुपया पे करोगे आप, यहाँ पे 100 पे करोगे, यहाँ पे 100 पे करोगे, यहाँ पे 100 पे करोगे, और साथ में ही 1000 भी वापस रीपे करोगे। ये वो लोन तो नहीं है ना, किस्तों वाला लोन है, यही तो मसला है। ये नहीं पढ़ा हुआ इंट्रो में, किस्तों वाला लोन पढ़ा होना चाहिए वैसे। चलो खैर, मैं तो पढ़ाता हूँ, नहीं भी पढ़िया सी तो हूँ तो पढ़िया ना। ये वाला लोन नहीं है, वैसे ऐसा लोन भी आएगा सवालों में, ठीक है? 2 तरह के लोन। हम जो लोन, इस लोन की अगर मैं पूरी कहानी करूं तो बहुत लंबी नहीं हो जाएगी? -10 एंड सो ऑन, इसमें किस्तें पे हो रही हैं। और जिस लोन की आप बात कर रहे हैं वो 90 आउटस्टैंडिंग ही रहना है, 5 साल 10 साल जितने साल का लोन है, कोई किस्त प्रिंसिपल की पे नहीं होनी, हर साल इंटरेस्ट होना, और फिर एक ही बार लोन वापस होना है। वो केस और है, समझ लें तसल्ली से, कोई मसला नहीं, नो जल्दी एट ऑल। हम सवाल कर रहे थे तो क्या उसने कहा था जी, क्या निकाल दो? इंटरेस्ट एक्सपेंस। ये तो मांगी ही नहीं थी एंट्रीज, ये लेजर्स तो मांगे ही नहीं थे। तो सबसे पहले मैं आपको रिक्वायरमेंट ए पूरी करके दे रहा हूँ। वो कैसे निकाला करेंगे पर्चे में आप? डायरेक्ट इंटरेस्ट एक्सपेंस की फिगर। अब दिमाग में आपने ना ये सारी कहानी चलानी ज़बानी। ये मैंने आपके सामने पिक्चर सारी बनाई ज़रूर है, पर मैं नहीं चाहूँगा कि ये पिक्चर आप पर्चे में बनाएं, इतना टाइम ज़ाया करें। टाइमलाइन भी इधर ही आ जाए ना ज़रा। 1 जनवरी 2015 पे ये जनाब आपका लोन आया 90 का। 30 जून 15 पे एक किस्त पे हो गई, इसलिए ये प्रिंसिपल बेटा इधर, ये प्रिंसिपल बदल गया। 90, अगर पूरा साल कोई किस्त ना पे होती तो 90 के ऊपर पूरे साल का इंटरेस्ट देते। जो पैसा बैंक का जितना अरसा इस्तेमाल किया उसी पे फीस दोगे ना उसको। तो बैंक के 90 रुपए कितना अरसा इस्तेमाल किए, उसके बाद 10 कम होके रह गए 80। अब आगे 80 इस्तेमाल होता रहा और साल के एंड में 10 वापस हो गया तो 70। ऐसे ही आगे काम चलता जा रहा है। ओके, लेकिन हमारा साल तो यहाँ पे हो रहा है ना खत्म। तो इसकी बात उन्होंने की। तो ये डायरेक्टली ये दिमाग में सोचना है। आज तो मैंने ज़रूर आपको ऐसे जो है वो तसल्ली से तफसील से सिखा दिया सब कुछ, लेकिन ये दिमाग में चलेगा आपके। दिमाग में ज़बानी देखना आपने। 1 जनवरी 15 को लोन आया 90 का, कोई किस्त नहीं पे हो तो 15 के साल में पूरे साल का इंटरेस्ट 90 के ऊपर ही होगा। या लोन अगर आगे पीछे हो गया, यानी 1 मार्च को लेट से आया तो 10 महीने का, लेकिन पूरे 90 पे। लेकिन मसला कौन से लोन का है? किस्तों वाले लोन। लोन में किस्तें पे हो रही हैं। तो जब जब प्रिंसिपल बदलेगा, पेमेंट जब प्रिंसिपल अमाउंट की होगी तो प्रिंसिपल अमाउंट बदल जाएगी ना। तो जब जब प्रिंसिपल बदलेगा, इंटरेस्ट आपने वहां पे रोक कर दोबारा कैलकुलेट करना है अगले हिस्से का। तो बहुत सिंपल सी बात है। आपका इंटरेस्ट एक्सपेंस निकलेगा 90 रुपीज इंटू क्या था 12%। अब ये 90, अब ज़बानी चल रहा है, सवाल में लिखा हुआ है आपने। ये सारी कहानियां नहीं, इधर नहीं देखना, ये कुछ नजर नहीं आ रहा। कुछ नजर आ रहा है यहाँ पे?
इस लकीर से उधर कुछ नजर नहीं आ रहा। ओके, अब दिमाग में क्या चल रहा है, 1 जनवरी 15 को लोन आया था, 30 जून 15 पे 10 पे हुआ है, तो इसका मतलब 90 कितना अरसा आउटस्टैंडिंग रहा, 6 महीने। तो ये 6 महीने का इंटरेस्ट आ गया। तो साल का बनता था 6/12, कितना बनता है 5.4। अब 30 जून पर जो 10 पे हुआ, तो अब बाकी आउटस्टैंडिंग कितना रह गया। अब बैंक का कितना पैसा इस्तेमाल कर रहे हो आप, 80। ये 80 कितना अरसा इस्तेमाल किया आपने। अच्छा, अब 10 बेशक पे हो रहा है हमारे साल के आखिरी दिन ही, लेकिन वो आखिरी दिन पे हो रहा है ना। 6 महीने जब इंटरेस्ट पे करने की बारी आएगी तो बैंक क्या कहेगा, मेरा कितना पैसा इस्तेमाल किया, 80। ठीक है, तो 80 के ऊपर 12% के हिसाब से 6/12, तो ये जनाब आपका इंटरेस्ट एक्सपेंस टोटल कितना बना, 10.2। ये असल में उसने 10.2 रिक्वायर किया था हमसे। ओके, ये इंटरेस्ट एक्सपेंस है फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 15 का। ठीक है, रुपीज इन जो भी है, 1000 मिलियन जो भी है वो लिख लेना माजरत। अब उसके बाद बी रिक्वायरमेंट क्या है, एक्सट्रैक्ट्स बनाओ। वैसे तो उसने क्या कहा हुआ है, बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट्स बनाओ, लेकिन कोई गल नहीं यार, पीएनएल भी बना दो की हो जाएगा। तो पीएनएल के एक्सट्रैक्ट्स 31 दिसंबर 15 के, और बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट्स 31 दिसंबर 15। जी, पीएनएल में क्या जाएगा, इंटरेस्ट एक्सपेंस। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सट्रैक्ट्स इसलिए हैं कि आगे जो एक्सट्रैक्ट्स के सवाल आएंगे, जब बोरिंग कॉस्ट उसमें आना है, तो बोरिंग कॉस्ट में इंटरेस्ट पीएनएल में जाता है और कुछ इंटरेस्ट एसिड में भी जाता है। लेकिन वो एसिड वाला तो मैम सिखाना है ना आपको IAS 23 में। जो एक्सपेंस पीएनएल में जाता है उसकी प्रेजेंटेशन तो आती हो, फिर लोन को नजर आना है बैलेंस शीट में। वो एक्सट्रैक्ट्स मांग रहा है, वैसे ही जरा नजर दौड़ानी है एक दफा, वैसे ही जरा दिखाऊं आपको कैसे सवालों की बात कर रहा हूं मैं दरअसल आपसे बात जो कर रहा हूं ना, वो कुछ ऐसे सवालों की कर रहा हूं जिनको आप इजी ले रहे हैं, मेरी बातों को आप इजी ले रहे हैं। ओ वाह, यही 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 ये एक एग्जाम्पल मैंने कहा था ना, जो इस तरह से अगलों की भी हैं, इसलिए मैंने कहा टाइम दे रहा। चले वापस, छोड़ 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 छोड़, किधर बातें, किधर इधर वाली बातें नहीं यार, एक तो बहुत टाइम लग जाएगा पास पेपर पे जाते हुए। पता नहीं, आप लोगों ने नहीं जाना, प्लीज अपनी जगह पे रहें, कायम रहें, दायम रहें, शाद रहें, आबाद रहें। IAS 16 है ना, मुक ही नहीं रहा है ना। चौथे टॉपिक पे आ गए, अभी तक IAS 16 ही है। अब ये देखो, जिनमें IAS 23 था, इसमें तो उसने क्या कहा है, नोट बनाए। ठीक है, कर लेंगे वक्त आने पर, जब मैं कहूँगा तभी करना है। दस्तगीर लिमिटेड बनाओ रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट्स। IAS 23 नहीं है, आओ हो। नोट बना, डिस्कस, जर्नल एंट्रीज, ये तो हो गया। ग्नू कैश, कहाँ गया, अच्छा एक इधर पड़ा है, एक IAS 20 के चैप्टर में पड़ा हुआ है, बेल लिमिटेड के, बेल बनी ईयर लिमिटेड के नाम से सवाल है, उसमें भी है। खैर आ गया। ये आखिर गंदा सवाल, मेसोपोटामिया IAS 23। अब ये जो सवाल होगा, इसमें जब देखो ना आप, ये बोरिंग कॉस्ट की बात जब आएगी, ये तो अभी सीखना है आपने, लेकिन इधर देखो, बिल्डिंग बनाने के लिए लोन लिया, शॉर्ट टर्म लोन 200 मिलियन का, इस दिन आया है, ये रेट है, सरप्लस फंड्स को पता नहीं कहाँ करते हैं, ये लोन रीपे होगा, गड़बड़ है कि नहीं है। फिर विथड्रॉल फ्रॉम एग्जिस्टिंग रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी, इंटरेस्ट लोन, इसमें चलना है सारा। इसलिए मैं आपको एहसास दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ध्यान से करें, किसी भी चीज़ को कम इम्पोर्टेंट नहीं समझना आपने। अगर इसको यहाँ पे आपने ढीला छोड़ा, ये समझ नहीं आएगा, तो जब अगली चीज़ चल रही होगी तो वो चीज़ नहीं समझ आएगी, फिर इसमें फंसे रहेंगे। तो ध्यान से, बड़े सुकून से जी। इंटरेस्ट एक्सपेंस 10.2 का आ गया। अब बैलेंस शीट में क्या जाना है, दो चीजें पॉसिबली जा सकती हैं, दो पॉसिबल चीजें, कौन कौन सी, नहीं, वो तो एक ही चीज है ना। एक तो लोन जा सकता है, कौन सा पेएबल, लोन पेएबल ही है, और कौन सी लायबिलिटी,
नहीं बेटा, लोन करंट नॉन करंट एक ही चीज है, सिर्फ प्रेजेंटेशन का फर्क है बेटा। प्रिंसिपल ऑफ 70 इज लोन, करंट पोर्शन और नॉन करंट वही लोन है। इंटरेस्ट पेबल हो सकता है, मैंने ये पूछा है। आप देखो ना, ये बड़ा मसला है आप लोगों का फेल होने की बड़ी वजह, रिक्वायरमेंट सुन ही नहीं रहे होते, मतलब पढ़ ही नहीं रहे होते कि पूछ क्या रहा है। मैंने क्या पूछा अभी आपसे, आपने गौर नहीं किया। मैंने कहा पॉसिबली क्या क्या जा सकता है, आपको कहना चाहिए था एक लोन, दूसरा इंटरेस्ट अगर पे ना हुआ हो तो। ये है सोचने का तरीका एक्सट्रैक्ट्स को। बात समझ आई? वो अलग बात है कि हमारे सवाल में चूंकि इंटरेस्ट जो है वो पे हो गया ये रेंट तक, तो पेबल नहीं है, बट हो तो सकता है ना अगले सवाल में हो जाना है। फिर क्या करोगे, समझे कि नहीं? अच्छा, अब दोबारा सुने। ये नहीं देखना, इधर एक्सट्रैक्ट्स बना रहे हैं, तो इस पूरे सिनेरियो में पॉसिबली क्या चीज है जो पीएनएल में जा सकती है? आपने कह दिया जी इंटरेस्ट एक्सपेंस, वो तो होता है इनकर होने के हिसाब से, पेमेंट का कोई चक्कर नहीं। लोन जितना अरसा इस्तेमाल किया उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करें, एक्सपेंस बन गया। बैलेंस शीट में क्या जा सकता है? एक वो लोन जो आउटस्टैंडिंग है, और दूसरा इंटरेस्ट अगर पे नहीं हुआ तो पेबल आ सकता है बैलेंस शीट में। ठीक है, पे होगा तो वो तो कैश में से माइनस हो जाता है। ओके, सही है। अब हमारे सवाल के अंदर लोन तो है, पेबल अभी तक। जुबानी सोचना है, वैसे लेजर नहीं बनाना, जुबानी सोचना है कि 90 रुपए का लोन आया था साल के पहले दिन, 10-10 की 2 किस्तें पे हो गई, तो साल के एंड पे कितना पेबल है? 70। तो ये 70 लायबिलिटी है, ये 70 की लायबिलिटी, ये 70 की लायबिलिटी, ये 70 की लायबिलिटी क्या सारी अगले 1 साल में पे हो जाएगी? अगला 1 साल कहां बन रहा है? ये 31 दिसंबर 16। क्या सारी अगले 1 साल में पे हो रही है? क्या सारी 1 साल के बाद कहीं जाके पे हो रही है? नहीं, दोनों बातें गलत हैं। ना तो सारा 70 अगले 1 साल में पे हो रहा है, ये है करंट पोर्शन। जब भी कभी आपने करंट की बात करनी है तो वो फोर्सिएबल फ्यूचर को कहते हैं। फोर्सिएबल फ्यूचर ये है, आपके ये रेंट पे खड़े होकर अगले 12 महीने, अगले 12 महीने। तो क्या ये सारा 70 अगले 12 महीने में पे हो रहा है? नहीं, सारा 70 तो पे नहीं हो रहा, इसलिए सारा करंट में नहीं आ सकता। क्या ये सारा 70 अगले साल में कुछ भी पे नहीं होना, उससे आगे पे होना है? ऐसा भी नहीं है। ये सारा 70 अगले 1 साल में पे नहीं हो रहा सारा, ना ही ये सारा अगले 1 साल से आगे जा रहा है। कुछ हिस्सा इसका अगले 12 महीने में पे होता नजर आ रहा है और कुछ उसके भी बाद। अब ये IS 1 की रिक्वायरमेंट है, जो प्रेजेंटेशन है ना, कि करंट और नॉन करंट लायबिलिटीज को अलग अलग शो करें। अब बच्चे समझते हैं कि शायद ये 2 लायबिलिटीज हैं। वही HBL का लोन है 70 रुपए का, बैंक को इससे कोई सरोकार नहीं है कि आपने उसको बैलेंस शीट में कैसे प्रेजेंट किया। बैंक ने आपसे 70 रुपए ही लेने हैं। बैंक का लेजर देखो क्या बता रहा है, 70। इस 70 को प्रेजेंट करते हुए बैलेंस शीट में हमने तोड़ के दिखाना है कि इस 70 में से कितना अगले 12 महीने में पेबल पे हो जाना है और बाकी कितना उससे भी बाद में। इतनी सी बात है। तो अगर आप इधर देखें तो ये 70 लायबिलिटी है आपकी, बैलेंस शीट में ये लायबिलिटी नजर आनी चाहिए, लेकिन इसमें से कितनी लायबिलिटी अगले 1 साल में पे होती नजर आ रही है? ये 10 और 10 20। लेकिन अगले साल के एंड पे भी जाकर आपको 50 का फिर भी लायबल होना पड़ेगा। मतलब ये 50 ऐसी लायबिलिटी है जो अगले साल में भी पे नहीं होनी, उसके भी बाद कहीं जाकर पे होनी है, वो जब मर्जी हो। इसलिए उसूल याद रखना जिंदगी में, हमेशा पहले करंट निकाल लेना। क्या करना? करंट इजी है, अगले 12 महीनों को देखना इजी है। मैं यहां पे खड़े होकर बाकी की जिंदगी देखूं तो क्या नजर आएगा? 2 किस्तें इधर, फिर 2 इधर, फिर एक उससे आगे कहीं जाकर, तो कहीं जाकर मतलब 50 पूरा कर लूं शायद मैं। कितना मुश्किल हो रही है, मैं तो सोचना भी नहीं चाह रहा। मैं तो सादा सी बात सोचूंगा, 70 की लायबिलिटी में से कितनी अगले 12 महीने में पे होनी है, फौरन नजर आ जाएगा। अगले साल में एक 30 जून को किस्त पे होगी और एक 31 दिसंबर को होगी, तो मतलब 2 किस्तें 10-10 की पे होंगी, तो करंट क्या बन गया? 20। अगर करंट 20 है, टोटल 70 है, तो बाकी क्या है? नॉन करंट। बाकी क्या है? नॉन करंट। ठीक है, तो ये तरतीब रखनी है। बैलेंस शीट में क्या नजर आएगा जी? नॉन करंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म लोन, ठीक है, इसको मैं जरा LT लोन लिख दूं, लॉन्ग टर्म लोन। और करंट पोर्शन में, करंट लायबिलिटीज में इस लॉन्ग टर्म लोन का क्या आएगा? करंट पोर्शन। इसको करंट मैच्योरिटी भी कहते हैं, करंट पोर्शन ऑफ
लॉन्ग टर्म लोन, ठीक है, और सही है। अब क्या मशवरा दिया है मैंने आपको कि पहले क्या कर लो, करंट निकालो। खड़े कहां पे हो, 31 दिसंबर 15 पे। मैं नहीं चाह रहा आप लेजर देखें, लेजर थोड़ा ही बनाएंगे हम, वैसे लेजर में तो नजर आ रहा है सिंपल कितना पेएबल है, फिर एक टाइमलाइन में आई हो तो नजर आ रहा है, पर मैं कह रहा हूं इसमें टाइम जाया नहीं करना, जबानी जबानी सोचना है, समझाया जरूर, पर अब बड़े हो जाओ, अब बड़े होना शुरू कर दो साथ साथ। ये पढ़ा हुआ था, जरा दोबारा पढ़ाया। अब इधर देखो, बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट डेट पे खड़े हो, लोन किस दिन आया था, मुश्किल लगे तो बना लेना, लेजर को पाबंदी नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूं टाइम जाया नहीं करना, मुश्किल लगे तो बना लेना, खैर है, जब तक तसल्ली ना हो बनाते रहना। लेकिन मैं चाह रहा हूं कि डायरेक्ट सोचें। जैसे लोन कब आया था, यकम जनवरी 15 को, कितना था, कितना किस्तें 10-10 की पे हो रही है 6-6 महीने बाद, तो किस दिन पे हुई पहली किस्त, 30 जून, दूसरी किस्त 31 दिसंबर, तो 31 दिसंबर 15 पर 2 किस्तें पे हो गई, तो 90 में से कितना अभी तक पेएबल, 70, कितना पेएबल 70। अब इस 70 में से 31 दिसंबर 15 पे खड़े होकर सोचो कितना अगले एक साल में पे हो जाना है। तो हमने यहां पे आकर लिखा 20। ये 20 कैसे निकला, अब मैं कहां वर्किंग शो करूं, यहां शो कर दूं, कैसे कर देता हूं मैं। ये 20 कैसे निकला है जी, 10 × 2, डन जी। अब अगर ये 20 करंट है तो टोटल लायबिलिटी पकड़ो कहीं से जाके, कितनी है, 70 पेएबल था ना। अभी आपने खुद ही बताया कि यकम जनवरी 15 को 90 का लोन आया, 20 पे हो गया, तो पेएबल कितना है, 31 दिसंबर 15 पे खड़े होके पेएबल कितना है, 70 में से अगले एक साल में कितना पे हो जाना है, तो फिर बाकी का अगले एक साल में भी पे नहीं होना, तो वो क्या है, नॉन करंट। नॉन करंट तो वो कैसे निकालेंगे, टोटल 70 पकड़ेंगे, माइनस कर देंगे इसमें से 20। तो ये आपकी तरतीब रहा करेगी हमेशा सवालों में। ये कितना आ गया, स्टेप 1 में क्या करोगे, स्टेप 1 में क्या करोगे, करंट निकालोगे, स्टेप 2 में टोटल में से करंट को माइनस करोगे, नॉन करंट आएगा। ये आसान तरीका है, ठीक है, समझ आती है बात की, समझ आती है तो अगला साल करके दिखाओ, जल्दी करो, इसी का अगला साल यहां पे बनेगा ये 31 दिसंबर 16 एक्सट्रैक्ट्स बन रहे हैं, 31 दिसंबर 16, इसको जरा मैं और तमीज से लिख लूं, करंट पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म लोन। जी समझ आ रहे हैं एंड वालों, जरा बताना। देखो यार, आज छुट्टी वाला दिन नहीं था, बस अब अगला टॉपिक पता नहीं कब तक तकलीफ में रहेंगे ये लोग। पॉज करें जरा जी, करें जी 2016। आज का लेक्चर थोड़ी अटेंडेंस कम है, मैं अपलोड करूंगा, लेकिन बस आज ही करूंगा, कल से नहीं होगा ये, मेक इट क्लियर, बता देना सबको, इसके बगैर काम नहीं चलना ना आगे। अच्छा जी सुने, डन। अच्छा जबानी चलना है, ऐसे नहीं काम चलेगा, ठीक है ना। वो तो मैंने सिखा दिया आपको, एंट्रीज ऐसे होनी थी, लेजर ऐसे बनना था, ठीक है, आपकी बुनियाद वो है, परे करो आप उसको। अब आ गया 2016 का साल। अब मुझे बताओ 2016 शुरू होते ही लोन कितना आउटस्टैंडिंग है, 70, क्योंकि 10 की किस्त पिछले साल के आखिरी दिन पे हो गई थी। तो मैं अब ये चलो मैं ब्लैक से कर रहा हूं, वैसे ये रिक्वायर्ड नहीं है, ओके, इससे आगे ये सवाल में रिक्वायर्ड नहीं था, ठीक है। तो मैं इंटरेस्ट एक्सपेंस निकाल रहा हूं फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2016। अब यकम जनवरी 16 से 31 दिसंबर 16 का इंटरेस्ट निकालना है। यूं सोचा करो, हमारा साल कौन सा है, यकम जनवरी, अभी जून जुलाई पे जाएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। चलें, यकम जनवरी 16 से 31 दिसंबर 16 तक हमारा साल है, इसका इंटरेस्ट निकालना है। अब देखो यकम जनवरी 16 पर कितना लोन आउटस्टैंडिंग है, 70, उस पर रेट लगेगा, अगर कोई किस्त ना पे हो तो 70 के ऊपर पूरे साल का इंटरेस्ट। लेकिन मसला क्या होगा, 30 जून 16 पर एक 10 की किस्त और पे हो जानी है, तो वो 70 सिर्फ 6 महीने आउटस्टैंडिंग रहेगा, उस पर इंटरेस्ट निकाल लो। उसके बाद फिर 60 आउटस्टैंडिंग हो जाएगा यकम जुलाई 16 से 31 दिसंबर 16 तक। 31 दिसंबर 16 पे किस्त पे हो ना हो, साल भी तो एंड हो रहा है ना, तो हमने अल्टीमेटली फिर
दो हिस्सों में, तो दो किस्तें दो पे हो रही हैं, तो इंटरेस्ट भी दो किस्तों में निकल रहा है। 70 इंटू 12% इंटू 4.2 और फिर 30 जून 16 पर किस्त पे हुई, रह गया 60। बनाऊं इस तरह से, ये देखो ये 70 था, ये जनाब 30 जून 16 तक आउटस्टैंडिंग रहा, यकम जनवरी 16 से 30 जून 16 तक 70 आउटस्टैंडिंग रहा, फिर 10 पे होकर कितना रह गया 60। अब ये 60 आउटस्टैंडिंग रहा 30 जून 16 के बाद से, यकम जुलाई 16 से 31। लेकिन टाइमलाइन बनानी नहीं है, टाइम ज़ाया होता है, ज़बानी चल तो रहा है काम, ठीक है जी। 60 इंटू 12% इंटू जी 3.6, तो टोटल इंटरेस्ट। अब चूंकि 6 महीनों का इंटरेस्ट छठे महीने के आखिरी दिन पे हो रहा है, इसलिए कुछ पेएबल आपको नजर, वरना बैलेंस शीट के अंदर इंटरेस्ट पेएबल भी आने लग जाता है। अब इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना है 2016 का? अच्छा, ये इंटरेस्ट कम क्यों होता जा रहा है? किस्तें पे हो रही है ना। अब प्रिंसिपल पर अगर इंटरेस्ट लगता है प्रिंसिपल अमाउंट पर, तो प्रिंसिपल अमाउंट तो हर किस्त के बाद क्या होती जा रही है? कम। तो इसलिए इंटरेस्ट भी क्या होता जा रहा है? कम, ठीक है। और जो आपका दूसरा लोन था, जो आप कह रहे थे उस वक्त के लोन 4-5 साल बाद इकट्ठा ही वापस होना है, तो उसमें फिर इंटरेस्ट बराबर ही आता है हर साल, ठीक है जी। हो गया। अब लेजर भी कोई नहीं है, ज़बानी सोचना है। ओहो, टाइम लाइन नजर आ रही है 50, नहीं छोड़ो, खैर कोई बात नहीं। हाँ जी बेटा, साल के ये देख लो ना। अच्छा ये देखो, कुछ बच्चे समझते हैं ये कोई अलग अलग चीज, ये पे हो गया है शायद। भाई 31 दिसंबर 15 पर ये सारे का सारा क्या है? पेएबल, सारा पेएबल है, एक ही लोन है, बस प्रेजेंटेशन पर्पस के लिए उसको तोड़कर लिखा है हमने। तो ये 70 का 70 पेएबल था 31 दिसंबर 15 पे, जिसमें से 20 हमारा 16 में पे हुआ, तो कितना बच गया? 50। यानी कि 16 के अंदर भी 50 पे। यही तो हमने पिछले साल बताया था कि 50 ऐसी लायबिलिटी है जो 15 में खड़े होकर बताया था कि जो 16 में भी पे नहीं होना। देख लो, अभी भी पेएबल। लेजर बना लो, आगे बढ़ा लो एक साल। तो 70 में से 20 गया 50। अब ये 50 क्या है? 31 दिसंबर 16 पर खड़े होकर लायबिलिटी। अब वही बात, 31 दिसंबर 16 पे खड़े होकर हम अगले 12 महीनों को देखेंगे, 31 दिसंबर 17 तक को देखेंगे, और उसको देखकर कहेंगे 20 रुपए की लायबिलिटी एक साल के अंदर अंदर मजीद पे हो जाएगी। तो ये कितना बना? अगर ये 20 करंट है तो टोटल कितना बचा हुआ था? 50। टोटल कितना बचा हुआ था? 50 में से 20 करंट, तो फिर बाकी। तो ये तरतीब है आपकी, ठीक है, डन। तो उसने सिर्फ ये कहा था और ये कहा था, लेकिन हम थोड़ा सा, बस पता है आपको, बद जाने हैं अगे, सॉरी। चले, अब अगले 2 सवाल जो है ना, बल्कि 3 सवाल, वो दोबारा होमवर्क में, लेकिन उसमें जो मसला है वो बता दूं। करवाऊंगा कल, ताकि ये ना एक एक रोजाना एक एक करके आए। मैं जल्दी नहीं करना चाह रहा, रोजाना एक एक करके आना ज़्यादा बेहतर है ना, क्या ख्याल है? एक मिनट मैं करवाता हूँ। चन माई इत्थे ही मैं कितने चलना। ये क्वेश्चन नंबर 22 में को मसला, लेकिन एक बात है, अब अगर मैंने एक एक करके कराना है ना, तो फिर हर सवाल में ये सारा काम करना है। सवाल की रिक्वायरमेंट को छोड़ें, रिक्वायरमेंट मैंने बता दिया आपको। सवाल के ये किए बगैर सवालों की रिक्वायरमेंट क्या होगी? इंटरेस्ट एक्सपेंस निकालना है, 2 साल का निकालेंगे, और एक्सटैक्स भी 2 साल के बनाएंगे, ठीक है ना। अब उस रिक्वायरमेंट को छोड़ें। अब ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है जी? 23। क्वेश्चन 22 में कोई मसला नहीं है ना, 23 पे आ गए। 23 में क्या कहता है? लोन आतिफ ने लिया है 70 मिलियन का यकम जुलाई। ओ, बस ये मैंने बदलना है। रह की गया जी, लोन लाइन तो रहेगी ना, लोन। अच्छा, हमारा साल क्या है? ईयर एंड 31 दिसंबर ही है ना, और बोलो। तो इसका मतलब यकम जनवरी 14 से 31 दिसंबर, ऐसा ही है। ओए होए होए होए, वो तो 15 पे कह रहा है। लोन कब से आया हुआ है? ठीक है, अच्छी बात है, कोई बात नहीं। और 31 दिसंबर 15, वैसे ही आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ ना, ठीक है।
बल्कि एक साल और भी बना देता हूँ, 31 दिसंबर। समझाना ही है ना, सिर्फ ये है कि एडवांस वो एरियर वाला मामला नहीं रहा थोड़ा सा ना। अब इधर देखो, लोन किस दिन आया है? 1 जुलाई, ये इधर 1 जुलाई 2014, ऐसे ही है। बोलो 31 दिसंबर 14 भी आ गया। फिर जनाब अब देखना क्या है, किस्तों के क्या सूरत हाल है। लोन तो आया 70 मिलियन का। इस दिन लोन कितना आया है? 70। को मसला, ये टाइमलाइन दिमाग में बनानी है, मैं बता रहा हूं, डायरेक्टली करना सवाल। 70 का लोन है, इट कैरीज मार्कअप ऑफ 15% पर एनम, ठीक है। लोन इज रीपेबल इन सेमी एनुअल इंस्टॉलमेंट्स ऑफ 5 मिलियन ईच स्टार्टिंग फ्रॉम 1 जनवरी 15। ओ मारे गए, असल में ना मामला पता है क्या हुआ है? 31 दिसंबर 14 की रात को किस्त पे होने की बजाय किस्त पे हो रही है जाके 1 जनवरी 15 की सवेरे। अब उससे फ़र्क क्या होगा? उससे फ़र्क क्या पड़ेगा? किस्त कितनी है? 5 है। फ़र्क ये पड़ेगा बच्चों कि 31 दिसंबर 14 पर ये 70 का 70 ही पेएबल होगा। एक दिन से ये फ़र्क पड़ता है। नहीं बात समझ आई? 31 दिसंबर 14 पे हमारा ईयर एंड हो गया ना। 31 दिसंबर 14 की शाम को क्या किस्त पे हुई है? तो 31 दिसंबर 14 की शाम को तो ये 70 का 70 लायबिलिटी में पड़ा होगा, चाहे अगले दिन पहले ही दिन ये 1 जनवरी 15 है। तो इस दिन क्या पे हुआ? तो इस दिन अगर 5 पे हुआ है ना, तो अब ये 1 जनवरी 15 पर 65 बाकी बचा है। तो एक तो ये मसला आ गया आपकी, लेकिन 14 तो रिक्वायर्ड नहीं था ना। पर आप यूं करो, मैं आपको बताता हूं आपने क्या करना है। क्वेश्चन 23 की रिक्वायरमेंट बदल रहा हूं। कैलकुलेट इंटरेस्ट एक्सपेंस फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 14 एंड 15। चेंज करो जी इसको। शाबाश शाबाश, चलो अपना सवाल, हमारी मर्जी है ना। 14 एंड 15 ऐसे ही लिख दूँ, 2014 एंड 15 ऐसे लिख दूँ, तो सही है। प्रिपेयर रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 14 एंड, ठीक है, ये ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। मैं कल फिर ये भी करवाऊंगा, मैं रोज़ ये वाला एक सवाल कराऊंगा ताकि आप पक्के होते चले जाएं, ज़्यादा नहीं, ठीक है ना। अभी इनकम करा के आपको छुट्टी देता हूँ, ओके। लेकिन इसको ज़रा देख ले एक दफ़ा। अब मामला क्या हो गया जी? मामला ये हो चुका है कि 70 रुपये आपकी लायबिलिटी है, और जब आप इंटरेस्ट निकालेंगे तो सिर्फ 6 महीनों का इंटरेस्ट निकलेगा, क्योंकि लोन इस साल पहले साल में रहा ही कितना आउटस्टैंडिंग? 70 का सिर्फ 6 महीने ही रहा। तो 70 इंटू 15 इंटू 6/12, ये क्या बन गया आपका इंटरेस्ट। और लोन की प्रिंसिपल अमाउंट 70 की 70 इस साल के एंड पे आउटस्टैंडिंग है। अब ये देखना है कि इसमें से कितना एक साल में पे होना है और कितना एक साल के भी बाद। अब मामला सिर्फ ये था कि लोन की ये जो किस्तें हैं ये 30 जून की बजाय इस दफ़ा 1 जनवरी और 1 जुलाई पे। चेक करो ज़रा, अगर पहली किस्त स्टार्टिंग फ्रॉम 1 जनवरी है तो फिर अगली किस्त भी 1 जुलाई, फिर 1 जनवरी, फिर 1 जुलाई, ये इस तरह से चलते हैं। फिर दो सूरतें होती हैं, 6 महीनों के बाद छठे महीने के आखिरी दिन किस्त और इंटरेस्ट दे दें, या 7वें महीने के पहले दिन सवेरे सवेरे जाके दे दें, दोनों में सेम रहनी है कैलकुलेशन। पर हमारी मुसीबत कहाँ पे आनी है? जब ईयर एंड हमारा पहले आ जाएगा। ये बात समझें, यहाँ पर 10 रुपये जो पे किए थे, दो ऑप्शंस थे। सेमी एनुअल पेमेंट है ना, ये सेमी एनुअल पेमेंट यहाँ पर 1 जनवरी 15 से 30 जून 15 तक के 6 महीनों का इंटरेस्ट, और ये किस्त। दो ऑप्शन होते हैं, सवाल में बता देगा, जो एग्रीमेंट आपका हो जाए। 30 जून 15 की शाम को पे हो सकते हैं, या 1 जुलाई 16 की सुबह भी पे हो सकते हैं। ये 10 रुपये और इस 6 महीने का इंटरेस्ट 31 दिसंबर 15 की शाम को भी पे हो सकता है, 1 जनवरी 16 की सुबह भी। पर अगर खुदा ना खास्ता 1 जनवरी 16 की सुबह चला जाए तो फिर ये 10 का 10 जो है वो लोन में भी पेएबल होगा, और इंटरेस्ट भी 6 महीने का हमारे ईयर एंड पर क्या नज़र आ रहा होगा? पेएबल। ये बात समझ आई? इस सवाल में तो ये नहीं था, इस सवाल में ये मसला आ रहा है। तो जाहिर है मैं कल करवाऊंगा, लेकिन आप करेंगे अब।
तो जो 6 महीने का इंटरेस्ट बनेगा ना 70 इंटू 15% इंटू 6/12 कितना बनता है, कितना बनता है? ये 5.25 का जो इंटरेस्ट है ये है तो हमारे साल का एक्सपेंस। इसकी एंट्री 31 दिसंबर 14 पर होगी, 31 दिसंबर 14 पर इसकी एंट्री होगी। इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट 5.25, लेकिन बेटा कैश नहीं, इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट होगा माजरत के साथ। फिर जब यकम जनवरी 15 आएगा तो यकम जनवरी 15 पर एक तो आप ये किस्त पे करेंगे, आप कहेंगे जी यार ये लोन ले जा यार, लोन डेबिट, लोन पेएबल डेबिट, और ये 5 रुपये की किस्त भी पे होगी, और इसी दिन यकम जनवरी 15 पे ये पेएबल इंटरेस्ट पेएबल डेबिट होके कैश भी क्रेडिट होगा 5.2। ये बात समझ आई? ऐसे ये मामला चलना है, थोड़ा समझाया आपको। खैर चलें छोड़ें, हम तो 14 की बैलेंस शीट बना रहे थे। तो भाई किस्तें ऐसे पे होनी है, एंड सो ऑन, ठीक है। अब हम खड़े कहां पे हैं? 31 दिसंबर 14 की शाम पे खड़े होकर आपने क्या देखना है, ये ऐनक जो है ना, ऐनक ये 12 महीनों तक सिर्फ देखती है, करंट वाली ऐनक जो है, ठीक है। तो अगले 12 महीनों में आपने नज़र दौड़ाई तो आपको नज़र आया कि इस 70 की लायबिलिटी में से 5 जमा 5 10 अगले 12 महीने में 31 दिसंबर 15 तक पे होते नज़र आ रहे हैं। ये करंट हो जाएगा, 70 में से 10 गया, बाकी 60 नॉन करंट। ऐसे ही आप अगले साल जब बैलेंस शीट बना रहे होंगे तो वहाँ पे आपका बैलेंस पड़ा होगा 60 पे आया हुआ, यहाँ पे खड़े होकर फिर आप वही काम करेंगे जी, 60 की लायबिलिटी है जिसमें से 10 अगले 1 साल में पे हो जाना है, तो ये करंट हो जाएगा, और बाकी करेंगे ना इंशाल्लाह, कोशिश हो सकती है कोशिश इस पे। बस ध्यान ये रखना पड़ेगा, ये 6 महीनों का इंटरेस्ट तो 7वें महीने के पहले दिन पे हो जाएगा, लेकिन ये 6 महीनों का इंटरेस्ट क्योंकि ईयर एंड पे नहीं होना, तो इंटरेस्ट पेएबल इसी तरह से इसका भी नज़र आएगा। कल करवाऊंगा सवाल तसल्ली से इंशाल्लाह, ठीक है। लेकिन अगर ये हो जाएगा आपसे तो अगले में कोई मसला नहीं है। वो सिर्फ क्या है, वो सिर्फ क्या है, लोन आया है 1 अप्रैल को, और लोन स्टार्टिंग फ्रॉम, अच्छा नहीं ये तो इजी है, ये तो हो जाएगा, ये हो जाएगा इंशाल्लाह। ज़्यादा अच्छा इंपॉर्टेंट सवाल 23वां है, 25वां भी हो जाएगा, लेकिन इसमें सिर्फ छोटा सा मसला क्या था जिस वजह से मैंने रोका था, इंटरेस्ट का रेट ना ज़रा अजीब तरीके से दिया हुआ है, तो वो कोई इतनी बड़ी मसले वाली बात नहीं है बेटा। अच्छा चलें छोड़े जी, कोई इतनी महीने का मसले वाली, ये तो सिंपल है, आपने बस देखना क्या है इसके अंदर अंग्रेज़ी क्या लिखी हुई है, अंग्रेज़ी खुद ही आपको इंटरेस्ट रेट बता रही है। मैंने इनकम करवाना है सर की क्लास की, मतलब ब्रेक के 10-1 मिनट लूँगा, इधर देख लो फिलहाल। ये वो कहता है कैरीज इंटरेस्ट, मिस्टर माउस चूहे ने ऑब्टेन किया लोन 80 मिलियन का HBL से 1 अक्टूबर पे। लोन जब वो मंथली इंस्टॉलमेंट में पे होना है, स्टार्ट हो रही है 1 नवंबर से, ये आप देख लेंगे अब इंशाल्लाह। मैं आपको एक एक सवाल अलग अलग कराऊंगा, टेंशन नहीं लेनी है आपने, रिलैक्स होकर करना है, ठीक है। लेकिन आप तो इन तीनों को करें ना। ये मामला थोड़ा सा ऐसे ही बस था, अंग्रेजी जिसको आती है उसके लिए कोई मसला नहीं था। वो कहता है इट कैरीज इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 0.25 पर ₹1000। अब ये क्या आता है बताओ, क्या आता है वैसे? पॉइंट बता दो, 0.0025, लेकिन ये है पर डे। हम अपनी तरतीब से चलते हैं। हमारी तरतीब क्या है, हम डेली इंटरेस्ट रेट नहीं यूज करते हैं, एनुअल करते हैं और उसको मंथ वाइज कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ये पर डे है, तो इसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे अगर 365 से, तो ये क्या आ जाएगा 9.125%। अब ये क्या बन जाएगा पर एनम, पर डे क्या बन गया अब पर एनम, ओके। यानी ये ऐसे बनेगा ना, आंसर तो टोटल आएगा ना 0.09125, और सही है ना। फिर आपने उसको एनुअल, उसको 100 से, जैसे इसको भी 100 से मल्टीप्लाई करें तो पर डे आंसर आ जाएगा, ओके। और सही है, तो ये समझ आई बात, बाकी सवाल में कोई चीज़ नहीं। तो ये अब आपने सही तो इस पर जोर लगाना है, और अगर टाइम बच जाए तो 24 और 25 भी कर लेने, कोई मसला। चलो आ जाए जी इनकम पे। इसकी ये तो मैनू नहीं समझ आ रही। अच्छा
हैं? बैलेंस शीट में लोन पेबल है, हाँ। इस सवाल में इंटरेस्ट पेबल क्यों नहीं आया? क्योंकि 6 महीनों का इंटरेस्ट और किस्त छठे महीने के आखिरी दिन पे हो जाती थी। तो 31 दिसंबर 15 की शाम को जो इंटरेस्ट बनता था वो पे हो गया ना, ये देखो, इंटरेस्ट डेबिट कैश क्रेडिट। लेकिन आपके 23वें सवाल के अंदर, ये 23वें है ना, 23वें में क्या होगा? जो 6 महीने का इंटरेस्ट होगा वो छठे महीने के आखिरी दिन पे नहीं होना, उस दिन एंट्री होगी इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट इंटरेस्ट पेबल क्रेडिट, तो वो बैलेंस शीट में नजर आएगा। इसलिए तसल्ली से करना है, कोई जल्दी नहीं है, बड़े हैवी सवाल हैं ये। एक्रूवल बड़े आए, एक्रूवल पढ़ के आने वाले हैं।